चलो ये तो देख के बता दो सभी लोग। चलो इसका आंसर बताओ जल्दी, इसका आंसर। डायरेक्ट बाउंडेड कैसे दिखेगा यार? डायरेक्ट बाउंडेड नहीं दिखता ना। इसका आंसर बताओ, ये तो सबको पता होगा यार। सी ऑप्शन। इसमें क्या सोचना है? इसमें तो सबको पता है ना, इंटीग्रेशन एक लीनियर ऑपरेटर होता है। ये आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये कौन सी कैटेगरी में आता है? इसको बोलते हैं एल, या आपने या तो आपने नेटवर्क में पढ़ा होगा, या तो कंट्रोल में पढ़ा होगा, या तो सिग्नल में पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं ये नाम सुना होगा। सुनाइए नाम। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है लीनियर कांस्टेंट कोएफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन। ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। ये होता है लीनियर कांस्टेंट कोएफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन। जब भी आपसे पूछा जाएगा कि कोई पर्टिकुलर सिस्टम लीनियर है या नहीं, तो देखो यहाँ पे लीनियर होने के लिए ये बोल रहा है कि जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर सिस्टम को तभी रिप्रेजेंट करती है जब उसमें आपके जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स होते हैं सिर्फ और सिर्फ वो प्रेजेंट होने चाहिए, उनके प्रोडक्ट और इनपुट के प्रोडक्ट्स एब्सेंट होने चाहिए। मतलब आप अगर ये सारे टर्म्स लिख रहे हो, वाई स्क्वायर लिख दिया आपने, एक्स स्क्वायर लिख दिया, वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स लिख दिया, एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स लिख दिया, अगर ये सारे टर्म्स प्रेजेंट हैं जिसमें आपका इनपुट और आउटपुट या फिर उनके डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स के प्रोडक्ट प्रेजेंट्स होते हैं, तो ये फिर आपके नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की कैटेगरी में आ जाते हैं, या फिर ये एक नॉन लीनियर सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो सिर्फ और सिर्फ d3y अपॉन डी टी क्यूब a1, d2y अपॉन डी टी स्क्वायर dy बाई डी टी टू, मतलब यहाँ पे कहीं पे भी t और y का प्रोडक्ट नहीं प्रेजेंट है, या फिर t और y के डिफरेंशियल कोएफिशिएंट के प्रोडक्ट्स नहीं प्रेजेंट है। तो जब भी ऐसा होता है आप बोल सकते हो कि आपका जो करेस्पॉन्डिंग सिस्टम आएगा वो हमेशा क्या रहेगा? लीनियर सिस्टम की तरह रिप्रेजेंट होगा। ये लीनियर हो गया। इंटीग्रेटर्स लीनियर ऑपरेटर होते हैं, ये लीनियर है। यहाँ पे ये कांस्टेंट ऐड हो रहा है, जहाँ पे ये नॉन जीरो है, तो ये हमेशा नॉन लीनियरिटी को इनकरेज कर देगा। समझ आ गया ना? तो LCCD आप हमेशा याद रखो, लीनियर कांस्टेंट कोएफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर कांस्टेंट कोएफिशिएंट में लीनियरिटी चेक करने का तरीका होता है कि इनपुट या आउटपुट या उनके डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। मतलब x इंटू एक्स नहीं होना चाहिए, y इंटू वाई नहीं होना चाहिए, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स जैसे टर्म्स नहीं आने चाहिए, y इंटू डी वाई बाई डी एक्स जैसे टर्म नहीं आने चाहिए, या फिर डी वाई बाई डी एक्स बाई डी वाई के होल स्क्वायर्स नहीं आने चाहिए। ठीक है, बाकी इनके आप अगर चाहो तो ये d3y डी टी क्यूब d2y अपॉन डी टी स्क्वायर आप इनको डिफ्रेंशिएट कितनी भी बार कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। फाइन, चलो तो ये सिंपल सा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी हो गया। चलो ये फूरियर ट्रांसफॉर्म का क्वेश्चन है, उसी में करेंगे। ये क्वेश्चन यार थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप ट्राई करिए। इसके लिए मैं आपको 90 सेकेंड्स दूंगा। फाइन, तो इसके लिए मैं आपको 90 सेकेंड्स देता हूँ, आप चेक करिए और आंसर बताइए। देखो इनिशियल कंडीशन से लीनियर नॉन लीनियर का कोई लेना देना नहीं होता है। कोई बोल रहा है इसमें इनिशियल कंडीशंस दे रखा है, आ रियल आइडेंटिफाई में फॉलोइंग सिस्टम्स आर नॉन लीनियर। अगर इनिशियल कंडीशन भी दे रखा है, इनिशियल रेस्ट दे रखा है, इनिशियल कंडीशंस आपका रेस्ट पे दे रखा है, मतलब जितने भी इनिशियल कंडीशंस है वो आप जीरो ले सकते हो। फाइन, चलो इस क्वेश्चन पे आ जाओ। ये क्वेश्चन ट्राई करिए और इसका आंसर बताइए। इनिशियल कंडीशन रेस्ट पे दे रखा है, मतलब इनिशियल कंडीशंस को आप जीरो मान सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन में अगर इनिशियल कंडीशन दे भी रखा होता है, मान लो क्वेश्चन में अगर इनिशियल कंडीशन दे भी रखा है, तो इनिशियल कंडीशंस का लीनियर या नॉन लीनियर से कोई लेना देना नहीं होता है। अगर मान लो क्वेश्चन में इनिशियल कंडीशन दे भी रखा है, तो भी आप डिफरेंशियल इक्वेशन में वही चीज़ चेक करोगे जो मैंने अभी बताया। फाइन, तो ये पॉइंट याद रखना कि बाय द वे अगर क्वेश्चन में लीनियर इनिशियल कंडीशन दे भी रखा है कुछ भी, तो भी आपका डिफरेंशियल इक्वेशन तो वैसे ही दिखेगा ना। डिफरेंशियल इक्वेशन देख के आप कभी भी लीनियर या डिफरेंशियल इक्वेशन देख के आप कभी भी ये नहीं बताओगे ना कि ये इनिशियल कंडीशन इसमें होगी। वो तो तब पिक्चर में आएगा जब आप उसका लाप्लास लोगे। तो जब आप उसका लाप्लास लोगे डिफरेंशियल इक्वेशन का, फिर जाके आपकी इनिशियल कंडीशन पिक्चर में आएगी। तो किसी भी क्वेश्चन में अगर इनिशियल कंडीशन दे रखी है नहीं दे रखी है, उससे सिस्टम की लीनियरिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आइए तो ये क्वेश्चन चेक करिए और इसका आंसर बताइए। तो काफ़ी सारे लोग इसका आंसर दे रहे हैं, तो बहुत सारे लोग इसका आंसर दे रहे हैं। क्रैश कोर्स अटेंड नहीं किया तो यार अटेंड कर लो जाके। क्रैश कोर्स अगर अटेंड नहीं किया तो क्रैश कोर्स पड़ा हुआ है इसी यूट्यूब चैनल पे,
आप जाओ प्ले लिस्ट में, वहाँ पे पूरा का पूरा क्रैश कोर्स पड़ा हुआ है, क्रैश कोर्स आप देखिए और यहाँ पे आके आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। ओके चलो तो देखते हैं क्वेश्चन में दे क्या रखा है, जरा ध्यान से नोटिस करते हैं। क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है एच ऑफ टी इज यूनिट इंपल्स रिस्पॉन्स फॉर अ कॉजल सिस्टम। ये चीज़ आप याद रखें कि उसने सिस्टम को बोल दिया कॉजल। अगर उसने सिस्टम को कॉजल बोल दिया तो कितने लोगों को ये समझ में आ रहा है कि एच ऑफ टी विल बी 0 फॉर टी लेस देन 0, है ना। ये चीज़ तो पक्की हो गई कि एच ऑफ टी में अगर मैं टी की नेगेटिव वैल्यूज डालूंगा तो मुझे आंसर हमेशा 0 मिलने वाला है। मतलब अगर मैं एच ऑफ -2 लिखता हूँ, एच ऑफ -3 निकालता हूँ, एच ऑफ -4 निकालता हूँ, तो वैल्यूज हमेशा आपको कितने मिलेंगे, 0। चलिए क्वेश्चन में आपसे पूछा इफ द इवन पार्ट ऑफ द एच ऑफ टी इज गिवन बाय दिस। तो ये एच ऑफ टी का उसने इवन पार्ट मेंशन कर रखा है, ध्यान से समझिए। ये एच ऑफ टी का इवन पार्ट मेंशन कर रखा है फॉर टी ग्रेटर देन 0। तो आप मुझे बताएंगे कि एच ऑफ टी का इवन पार्ट हमेशा कैसे कैलकुलेट करोगे आप ये कैलकुलेट करोगे एच ऑफ टी प्लस एच ऑफ -t/2। बट क्वेश्चन में उसने जो मेंशन किया है, क्वेश्चन में जो उसने मेंशन किया इवन पार्ट, वो मेंशन कर रहा है फॉर टी ग्रेटर देन 0। चेक करिए और बताइए। तो जो मेंशन कर रहा है वो मेंशन कर रहा है फॉर टी ग्रेटर देन 0। चेक कर लो, उसने खुद ही बोला हुआ है कि ये जो इवन पार्ट है एच ऑफ टी का, दिस टी इंटू यू ऑफ टी माइनस यू ऑफ टी -1 प्लस यू ऑफ टी -1, दिस इज वैलिड फॉर टी ग्रेटर देन 0। अब अगर ये टी ग्रेटर देन 0 के लिए वैलिड है तो मुझे बताना टी की कोई भी पॉजिटिव वैल्यू पुट करो। ये तो नॉन जीरो रहेगा बट ये तो 0 की तरफ चला जाएगा ना। तो अगर मैं यहाँ पे टी की कोई भी पॉजिटिव वैल्यू पुट करता हूँ तो आप सभी को समझ आना चाहिए कि यहाँ पे टी पॉजिटिव रखते ही नेगेटिव हो जाएगा। और आपने खुद बोल रखा है कि एच ऑफ टी कैसा होना चाहिए, 0 फॉर टी लेस देन 0। तो इसको हमेशा ऐसे समझो कि टी की कोई भी नेगेटिव वैल्यू इसमें डालोगे तो एच ऑफ टी आपको हमेशा कितना मिलेगा, 0 मिल जाएगा। तो यहाँ से देखिए एच ऑफ टी अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा एच ऑफ टी/2 फॉर टी ग्रेटर देन 0, क्योंकि दूसरा वाला टर्म तो आपको 0 मिल जाएगा। या फिर अगर एच ऑफ टी आपसे पूछा जाएगा तो आप यहाँ पे लिखेंगे 2 टाइम्स एच इवन ऑफ टी फॉर टी ग्रेटर देन 0। तो ये साथ में लगाना काफ़ी ज़रूरी है कि ये सारा का सारा जो कैलकुलेशन हो रहा है दिस इज टेकिंग प्लेस ओनली फॉर टी ग्रेटर देन 0। तो आप फाइनल आंसर कैलकुलेट कर लो। आपको बेसिकली इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 से मल्टीप्लाई करिए आप, ये आपको मिलेगा 2t यू टी माइनस 2t यू ऑफ टी -1 प्लस यू ऑफ टी -1 फॉर ऑल टी ग्रेटर देन 0। अब इसको थोड़ा बहुत अगर हम लोग रीअरेंज करें, t -1 अगर कॉमन ले लेते हैं, यू टी -1 अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं। कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा क्या? आई थिंक यहाँ पे एक टी एक्स्ट्रा दे दिया इस वाले ऑप्शन में, शायद डी वाले ऑप्शन में से अगर ये वाला टी हटा दें फिर एक ऑप्शन मैच कर जाना चाहिए। -2 टाइम्स यू ऑफ टी -1 अगर बाहर ले लें तो अंदर आपको मिल जाना चाहिए t-, ठीक है। तो शायद ये एक टी यहाँ पे एक्स्ट्रा आ रहा है, अगर ये हटा दें तो डी ऑप्शन अपना मैच करना चाहिए फॉर ऑल टी ग्रेटर देन 0। समझ आ गया ना सभी लोगों को? चेक करिए और बताइए। चलो यार इसको इधर देखो, ये क्या चल रहा है, ये देखो, एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग दिस। तो इसमें अगर हम लोग यहाँ पे टी हटा देना तो एक ऑप्शन अपना मैच कर जाएगा विच इज़ आई थिंक डी ऑप्शन, ठीक है, चलेगा। चलो यहाँ तक जो क्वेश्चंस हम लोग कर रहे थे आपने नोटिस किया होगा कि सारे मोर और लेस जो थे वो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को काफ़ी अच्छे से रिलेट कर रहे थे। हालांकि हर एक क्वेश्चन में थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी ट्रिक्स थी जिनको काफ़ी आसानी से हम लोग समझ पा रहे थे और कर पा रहे थे। तो कल आपने जब जेड ट्रांसफॉर्म की क्लास अटेंड की थी तो मैंने आपसे बोला भी था कि अब हम लोग सिग्नल सिस्टम में जितने भी क्वेश्चंस करेंगे आप करीबन 90 to 95% क्वेश्चंस आप खुद से क्रैक कर लोगे। कुछ 4-5% ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपसे नहीं लगेंगे, बिल्कुल आपको पता ही नहीं लगेगा उसमें करना क्या है, तो उन क्वेश्चंस में हम लोग थोड़ा अलग से डिस्कशन करेंगे। तो आगे आने वाले क्वेश्चंस जो हैं वो आई थिंक इसके बाद वाले जो क्वेश्चंस हैं, हाँ इसके बाद वाले जो क्वेश्चंस हैं 2000 लिटिल बिट ट्रिकी क्वेश्चंस, तो वहाँ पे आप थोड़ा फोकस से समझेंगे कि क्या क्या चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ और कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करना चाहता हूँ, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग आते हैं, चलो ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे देता हूँ। ऐसे क्वेश्चन हमने अभी अभी किए थे डिस्क्रीट टाइम के लिए, तो ये आप खुद से ट्राई करेंगे, नहीं आएगा तो मुझसे पूछेंगे। तो ये जो स्लाइड अभी शेयर होगी इसमें मेंशन किया रहेगा। चलो यहाँ से शुरू करते हैं।
इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको देता हूँ 1 मिनट। तो वेरी क्विकली, तो चलिए फंडामेंटल पीरियड, यार कंट्रोल सिस्टम का क्रैश कोर्स ऑलरेडी पंकज सर ले चुके हैं, तो कम से कम जाके अटेंड तो करो, तभी तो आपको पता चलेगा। अब एक ही टीचर सारे सब्जेक्ट कैसे पढ़ा सकता है, आप ये भी तो समझो। तो इसीलिए तो एक टीम बनती है ना, हर एक टीम का हर एक टीचर आप जाके देखिए, तो पंकज सर के आप जाके कंट्रोल सिस्टम अटेंड करो, तो एटलीस्ट करिए, तभी तो आपको पता चलेगा। चलो इसका आंसर निकालो। देखो अगले जो अपने 7-8 दिन है ना, अगले 7-8 दिन है, वो 7-8 दिन हमें ये डिफाइन करके दे देंगे कि सिग्नल सिस्टम में हमें पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे एग्जाम में या नहीं मिलेंगे। थ्योरी मैंने पूरी पढ़ा दी, थ्योरी के साथ साथ वहाँ पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस कराए। अब हम लोग जो क्वेश्चंस की पूरी सीरीज लेके आ रहे हैं, ऐसा बोल सकते हो उम्मीद का जो पूरा का पूरा, आप उम्मीद के थ्रू जो आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप होगी ना, वो हमेशा नेक्स्ट लेवल पे जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हम लोग टाइम बाउंड मैनर में बिल्कुल क्वेश्चंस को ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या करना है। तो ये क्वेश्चन आपको दे रखा है एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू, इस क्वेश्चन में आपको मेंशन कर रखा है एक्स ऑफ एन इक्वल टू कॉस π/2n इंटू कॉस π/4n। चलिए अब यहाँ से अगर आप कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला लगा दें, तो आपको मिलेगा 1/2 कॉस 3π/4n प्लस 1/2 कॉस π/4n। टाइम फ्रेम में यार कोशिश करो आप क्वेश्चन लगा पाओ सभी लोग। n1 अगर इसका आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा 2π/3π/4 एंड n1 इज कमिंग आउट टू बी 8/3। तो यहाँ से जो n01 आएगा दैट विल बी n1 इंटू आर की वैल्यू अगर 3 ले लें तो ये मिलेगा 8। n2 यहाँ से कैलकुलेट होगा 2π/4 फाइन, तो n2 यहाँ से आपको मिल जाएगा 8। n02 आपको मिलेगा n2 इंटू सम r की वैल्यू यहाँ पे 1 लोगे मिल जाएगा 8। तो हम लोगों ने देखा था कि जो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स होते हैं उसमें हमेशा इंडिविजुअल पीरियोडिसिटी क्वेश्चनेबल होती है, मतलब ये अलग से पीरियोडिक है या नहीं ये नहीं पता होता, ये अलग से पीरियोडिक है या नहीं ये नहीं पता होता। तो यहाँ पे पता चला कि जो n01 आ रहा है वो भी आपको 8 मिल रहा है, n02 जो आपको मिल रहा है वो भी आपको 8 मिल रहा है। तो ओवरऑल n0 आपको कितना मिलेगा, LCM ऑफ 8 एंड 8, और 8 और 8 का LCM वापस से कितना हो जाएगा 8, ये मिल जाएगा आपको n0 की वैल्यू। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से आपको ये कॉन्सेप्ट रिव्यू करा देता हूँ कि जो आपके कंटिन्यूस टाइम साइनोसॉइड्स होते हैं, कंटिन्यूस टाइम साइनोसॉइडल सिग्नल्स होते हैं, वो इंडिविजुअली हमेशा पीरियोडिक होते हैं, बट उनका कॉम्बिनेशन चेक करना पड़ता है। जबकि जो डिस्क्रीट टाइम साइनोसॉइड्स होते हैं उनका इंडिविजुअल पीरियोडिसिटी ही क्वेश्चनेबल होती है, पहले उनको इंश्योर करना पड़ता है। अगर सारे अलग अलग पीरियोडिक हैं तो कॉम्बिनेशन अपने आप पीरियोडिक हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो ये इस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था, इस क्वेश्चन के लिए आप लीजिए 120 सेकेंड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए आप लीजिए 120 सेकेंड्स में भी, आप 150 सेकेंड्स भी ले सकते हो। ठीक है, तो मैं काउंट कर रहा हूँ, क्वेश्चन पढ़ो, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है ना, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप इसको बोल सकते हो। ट्राई करो क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन मैंने ग्रुप्स वगैरह पे पहले ही डाल दिया था, मैंने पहले ही डाला था कि अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आपको सीखने हैं कि कैसे किए जाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आपको सीखने हैं कि कैसे किए जाते हैं, तो आप इस सेशन को अटेंड कर सकते हो और यहाँ से सीख सकते हो। ये आई थिंक ओवर राइट हुआ, इसको हटा देते हैं। बाकी देखो e⁻t ut कॉन्वोल्यूशन k इक्वल टू -∞ to ∞ del ऑफ t - 3k शो दैट yt इज इक्वल टू a e⁻t फॉर 0 to 3, ये मेंशन किया। तो क्वेश्चन में अल्टीमेटली आपसे पूछ रहा है कि a की वैल्यू कितनी आनी चाहिए। ठीक है, चलो देखो ट्राई करो यार, जल्दी करो। ट्राई करो, आंसर बताओ। तो देखो हर एक सेशन में मैं क्या कर रहा हूँ ना, मैं ओपन हेम के भी कुछ अच्छे क्वेश्चंस ले रहा हूँ, ओपन हेम के भी हम लोग कुछ अच्छे क्वेश्चंस ले रहे हैं। जैसे कि ये ओपन हेम का ही क्वेश्चन है जो आपके ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट हो सकते हैं। वैसे तो उसके क्वेश्चंस काफ़ी लेंदी होते हैं, तो हमें उतना लेंदी करने की ज़रूरत नहीं है। ए की वैल्यू पूछ रहा है यार आपसे, आप सभी लोग मुझे ए की वैल्यू बताएंगे।
आप सभी लोग मुझे एक ही वैल्यू बताएंगे, ठीक है। इसके बाद फिर मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, फिर उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, ठीक है। चलो 1 मिनट का टाइम और चल रहा है आपका, इसके बाद मैं एक क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। इसके बाद मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाऊंगा और वो कहानी सुनने के बाद हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अपने पास आधा घंटा बचा हुआ है लास्ट का। टेन सेकेंड्स। 5। चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन में कुछ ऐसा डेटा दे रखा है, ज़रा ध्यान से सब लोग अब नोटिस करना है यार, हर एक पॉइंट पे जितने भी पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ ना, सारे पॉइंट्स बहुत ध्यान से सुनना। e पावर माइनस टी यू टी, ये हो गया आपका कॉन्वोल्यूशन, और ये हो गया समेशन ऑफ k इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डेल ऑफ t माइनस 3k, ऐसा कुछ आपको मेंशन किया है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, मैं क्या करता हूँ कि ये जो सिग्नल दे रखा है ये वाला, इसको मैं मान लेता हूँ x ऑफ t, और ये जो दे रखा है इसको मैं मान लेता हूँ h ऑफ t। फाइन। सभी को पता है कि अगर यहाँ से मुझे yt लिखना है तो yt लिखने के लिए माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x ऑफ टाउ h ऑफ t माइनस टाउ डी टाउ। मैं आपको एक छोटा सा फ्लो चार्ट समझा देता हूँ कि अगर आपके पास h ऑफ t वर्सेस t है तो आप पहले यहाँ से जाते हैं h ऑफ टाउ वर्सेस टाउ पे, फिर आप इसको करते हैं फ्लिप का मतलब वर्टिकल एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज, तो आपको मिल जाता है h ऑफ माइनस टाउ वर्सेस टाउ। फिर आप इसको राइट शिफ्ट करते हैं बाई t, राइट शिफ्ट बाई t, तो आपको मिलता है h ऑफ टाउ माइनस टाउ वर्सेस टाउ। एक बार इसको ज़रा चेक करो इस फ्लो चार्ट को, अगर ये फ्लो चार्ट में आप लोग कंफर्टेबल हैं फिर मैं आगे आपको समझाना शुरू करता हूँ, है ना। तो आई थिंक कॉन्वोल्यूशन के टाइम पे भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, एंड इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि अगर h ऑफ t वर्सेस t दिया है तो पहले जहाँ जहाँ t उसको टाउ से रिप्लेस कर लेते हैं, फिर वर्टिकल एक्सिस के बाद उसकी मिरर इमेज लेंगे तो h ऑफ माइनस टाउ वर्सेस टाउ बनेगा, फिर उसको t से राइट शिफ्ट कर देंगे। तो जैसे आप इसमें t से राइट शिफ्टिंग लगाओगे आपको यहाँ पे h ऑफ t माइनस टाउ मिल जाएगा, वर्सेस टाउ का ग्राफ मिल जाएगा। सो होपफुली एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट। चलो ठीक है, आंसर जो भी आपने बता दिया अब यहाँ पे समझो, अब यहाँ पे समझो जो जो पॉइंट्स मैं आपको समझा रहा हूँ। सो कैन यू अंडरस्टैंड ऑल दीज पॉइंट्स? यस। चलो यहाँ से अगर मैं आपसे x ऑफ टाउ का ग्राफ पूछता, ज़रा ध्यान से सुनिएगा, आप मुझे बताइए कि ग्राफ क्या होगा x ऑफ टाउ का। तो आप बोलोगे सर x ऑफ टाउ का ग्राफ तो ऐसे ही बना देना चाहिए, कुछ ऐसा। बिल्कुल सही बात है, ऐसा ग्राफ बना दो, ये मिल जाएगा e टू द पावर माइनस टाउ वर्सेस टाउ, करेक्ट। तो ये e पावर माइनस टाउ है और ये 0 है, बाकी सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। h ऑफ t का अगर आप यहाँ से ग्राफ बनाएं, ज़रा देखिए, तो ये चीज़ आप कंफर्म भी करते रहना यार कमेंट सेक्शन में, है ना, तभी बात समझ में आएगी आपको। तो अगर मैं h ऑफ टाउ वर्सेस टाउ का ग्राफ बनाता तो एक बार सभी लोग मुझे कंफर्म करके बताओ कि क्या ये एक इम्पल्स ट्रेन बन जानी चाहिए 3 पे। इसमें सबका एरिया तो आपको 1 ही मिलेगा, ये एरिया 1, ये एरिया 1, ये 1, ये 1, ये 1, बट यहाँ पे जो वैल्यूज़ आएंगे वो 0, 3, 6, 9, और यहाँ पे जो वैल्यूज़ आएंगे वो -3, -6, -9, एंड ऑब्वियसली ये एक इनफाइनाइट इम्पल्स ट्रेन है तो ये इन्फिनिटी तक कैरी फॉरवर्ड होती रहेगी, है ना, ठीक है। समझ गए सभी लोग ये बात। h ऑफ टाउ को अगर हम लोग बनाते तो h ऑफ टाउ बनाने का मतलब पहले h ऑफ t बना लेते। h ऑफ t में आपको दिख रहा है कि इम्पल्स ट्रेन आती 0 पे, 3 पे, 6 पे, 9 पे, -6, -9, -12 एंड सो ऑन, बस उसी को मैंने टाउ में कन्वर्ट कर दिया। चलिए अब आप मुझे बता सकते हो कि अगर आप डायरेक्टली यहाँ से h ऑफ माइनस टाउ बनाते तो कोई फ़र्क पड़ने वाला था क्या? क्योंकि ये सिग्नल ऑलरेडी इवन है तो फ्लिप करने से कोई फ़र्क पड़ता नहीं। तो मैं h ऑफ माइनस टाउ ना बना के मैं डायरेक्टली h ऑफ t माइनस टाउ वर्सेस टाउ बनाता हूँ आपके लिए। तो आप अगर नोटिस करते हैं कि h ऑफ t माइनस टाउ में अगर मैंने माइनस टाउ किया होता तो ये ग्राफ बिल्कुल ऐसा ही रहता जैसे यहाँ पे दिख रहा है। तो आप चाहो तो यहाँ पे लिख भी सकते हो कि h ऑफ टाउ इज एज गुड एज h ऑफ माइनस टाउ। अब आपको पता है कि यहाँ से t माइनस टाउ जाने के लिए आपको इसको t यूनिट से राइट शिफ्टिंग करनी पड़ेगी, तो आइए मैं t यूनिट से राइट शिफ्टिंग कर देता हूँ इन सभी की।
ये मैंने टी यूनिट से इन सभी की कर दी राइट शिफ्टिंग। अब मैं यहाँ थोड़ा सा वेट करूँगा आपका और मैं पूछूंगा कि क्या आप यहाँ तक कंफर्टेबल हैं, क्योंकि यहीं पे जो पॉइंट था वही पॉइंट आपको अब यहाँ पे पिक्चर में लेके आना है। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में सभी लोग कंफर्म करेंगे कि आर यू कंफर्टेबल इन द ग्राफ ऑफ दिस एच ऑफ टी माइनस टाउ वर्सेस टाउ। जस्ट हमने इसको टी यूनिट से राइट शिफ्ट कर दिया, तो 0 वाला कहाँ पहुँच गया टी पे, 3 वाला कहाँ पे पहुँच गया 3 प्लस टी पे, 6 वाला कहाँ पे पहुँच गया 6 प्लस टी पे, -3 कहाँ पहुँच गया -3 प्लस टी पे, -6 कहाँ पे पहुँच गया -6 प्लस टी पे एंड सो ऑन। सो होपफुली एवरीवन इज गेटिंग दिस पॉइंट वेरी क्लियरली एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी सिंपल टू प्लॉट। तो बहुत सिंपल तरीके से इसको प्लॉट कर दिया। अब देखो पिक्चर में आता है क्वेश्चन में ये डेटा, क्वेश्चन में दे रखा है कि जो टी आप ले रहे हो ना ये 0 से 3 के बीच में एग्जिस्ट करना चाहिए। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, टी को अगर ये बोल रहा है 0 से 3 के बीच में एग्जिस्ट करना चाहिए, तो यहाँ से मेरा टेक अवे क्या है, पहला टेक अवे मेरा तो ये है कि टी की वैल्यू होनी चाहिए पॉजिटिव, और सेकेंड टेक अवे यहाँ से मेरा ये है कि जो आपका t-3 होना चाहिए वो होना चाहिए नेगेटिव। ध्यान से समझेंगे इस बात को। इसका मतलब यहाँ पे जो t-3 ये मेंशन कर रखा है ये 110% नेगेटिव वैल्यू होनी चाहिए, यस और नो। अगर ये वैल्यू नेगेटिव हो गई तो 110% ये वैल्यू भी कैसी होनी चाहिए, नेगेटिव। और t तो पॉजिटिव है क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है, तो अगर t पॉजिटिव है तो ये सारी की सारी वैल्यूज भी पॉजिटिव हो जाएंगी। तो अगर क्वेश्चन में हम लोग ये कंडीशन मान के चले, क्वेश्चन में उसने खुद मेंशन कर रखा है कि t की वैल्यू आपको 0 से 3 के बीच में लेनी है, तो अगर हम t की वैल्यू 0 से 3 के बीच में लेके चले तो आप मुझे बताइए क्या ये जो t वाला आपने यहाँ पे इम्पल्स बना रखा है ये हमेशा पॉजिटिव से स्टार्ट होना चाहिए, यस। एट द सेम टाइम क्या ये जो -3 प्लस टी वाला है ये हमेशा वर्टिकल एक्सिस के लेफ्ट में रहना चाहिए, बिल्कुल लेफ्ट में रहना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा उसने मेंशन कर रखा है। क्वेश्चन में वो साफ साफ बोल रहा है कि ये yt इज इक्वल टू a इंटू ई टू द पावर माइनस टी आना चाहिए फॉर सम t 0 to 3। तो अगर t की वैल्यू हम 0 से 3 मेंशन कर लें तो सबसे पहली चीज़ तो हम ये समझ पा रहे हैं कि ये जो h ऑफ t माइनस टाउ का ग्राफ है इसमें से t के आगे की सारी इंपल्सेस जो हैं वो आपकी वर्टिकल एक्सिस के राइट में प्रेजेंट है, जबकि -3 प्लस टी को इंक्लूड करते हुए इसके पहले के जो इंपल्सेस हैं वो आपका वर्टिकल एक्सिस के लेफ्ट में प्रेजेंट है। तो होपफुली यू आर गेटिंग दिस पॉइंट वेरी क्लियरली कि अगर ये कंडीशन नहीं दे रखी होती फिर हम बड़ी दिक्कत में होते कि ये जो हमने ग्राफ बनाया है इसमें हम t को इसके पीछे रखें, t को इधर रखें, -3 प्लस टी इधर आएगा, कहाँ जाएगा, तो सिचुएशन बड़ी डाइसी हो जाती और t की वेरिएशन के हिसाब से अलग अलग आंसर्स आते। तो क्वेश्चन में उसने बहुत साफ साफ बता दिया कि t को तुम 0 से 3 के बीच में ही रखो, और जब भी तुम t को 0 से 3 के बीच में रख रहे हो तुम्हारा आउटपुट आना चाहिए a इंटू ई टू द पावर माइनस टी काइंड ऑफ समथिंग, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन मुझे करना है, क्योंकि अगर मैं ये पूरी कैलकुलेशन करना चाहता हूँ तो मैं x ऑफ टाउ और h ऑफ t माइनस टाउ को मल्टीप्लाई तो करूँगा ही ना। तो मैं अगली स्लाइड में क्या करता हूँ, इनके मल्टीप्लिकेशन का प्रोविजन रेडी करता हूँ। देखिए इनके मल्टीप्लिकेशन की तैयारी करते हैं। ये है x ऑफ टाउ और सेकेंड वाला आपका आ रहा है h ऑफ t माइनस टाउ। तो इनके मल्टीप्लिकेशन की करते हैं हम लोग तैयारी, ठीक है। ये तो है e टू द पावर माइनस टाउ, यहाँ पे आपको पता है ऐसा कुछ आने वाला है, इस पॉइंट को बोल देते हैं t, इट इज t प्लस 3, इट इज t प्लस 6। यहाँ पे आपकी कुछ इम्पल्सेस आएंगे -3 प्लस टी -6 प्लस टी एंड ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग इन दिस रेंज। तो ये रेंज ऑलरेडी हमने फिक्स करके रखी हुई है। इन दोनों का करते हैं मल्टीप्लिकेशन। अब जरा देखना चाहो आप इसका मल्टीप्लिकेशन लिखोगे तो आपको क्या लगता है कि जो लेफ्ट साइड में वैल्यूज़ हैं इनका मल्टीप्लिकेशन कोई भी इफेक्ट डालेगा क्या? अगर आप इसको 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो नेगेटिव साइड में जितनी भी इम्पल्सेस हैं उसका कोई भी इफेक्ट प्रोडक्ट में कैरी फॉरवर्ड होगा नहीं। अब यहाँ पे देखना इसका इफेक्ट क्या क्या आएगा, ज़रा ध्यान से समझिए। ये तो हमेशा e पावर माइनस टी है, चाहे आप t पे बात करें, चाहे आप t प्लस 3 पे बात करें, चाहे आप t प्लस 6 पे बात करें, ये तो e पावर माइनस टी है, तो ये तो e पावर माइनस टी रहेगा। t पे देखो इम्पल्स कौन सी मल्टीप्लाई हो जाएगी, टाउ माइनस टी। अगर इस इम्पल्स की आपको डेफिनेशन लिखनी होती तो आप क्या लिखते हैं, एक्सिस टाउ है, आपका ब्रेक पॉइंट टी है, आपने लिख दिया टाउ माइनस टी, प्लस सेकेंड वाला मल्टीप्लिकेशन t प्लस 3 पे, ये तो e पावर माइनस टाउ है, ब्रेक पॉइंट यहाँ पे t प्लस 3 दिख रहा है तो मैंने लिख दिया टाउ माइनस टी प्लस 3, प्लस अगली बार भी ये मल्टीप्लिकेशन e पावर माइनस टी से ही लेगा एट सम अदर ब्रेक पॉइंट्स, सम ब्रेक पॉइंट t प्लस 6। हाउ मेनी ऑफ यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट एज ऑफ नाउ?
ये पूरा का पूरा ट्रेन किसको समझ में आ रही है कि जो हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं उसमें ई पावर माइनस टी किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, एक इम्पल्स से। इम्पल्स लिखते कैसे हैं, आपने ब्रेक पॉइंट देखा टी था और वेरिएबल आपका टाउ था, आपने ब्रेक पॉइंट देखा टी+3 था, वेरिएबल टाउ था, आपने ब्रेक पॉइंट देखा टी+6 था, वेरिएबल था आपका टाउ, और हर एक बार आपका ग्राफ मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, ई पावर माइनस टाउ, ई पावर माइनस टाउ, ई पावर माइनस टाउ। ये था यहाँ पे पॉइंट। तो क्या ये पॉइंट सबको समझ में आया कि ये ट्रेन पूरी की पूरी मैंने कैसे फॉरवर्ड कर दी, क्लियर। अब जो आपने ये पूरी की पूरी ट्रेन फॉरवर्ड कर दी, ट्रेन बना दी, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी लगाओ। जब आप यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ज़रा देखिए क्या यहाँ पे टाउ की वैल्यू आपको टी दिख रही है, ये टाउ की वैल्यू टी यहाँ पे उठा के पुट कर दो। यहाँ पे आपको टाउ की वैल्यू कितनी दिख रही है, t+3, ये t+3 उठा के यहाँ पे पुट कर दीजिए। सेम तरीके से यहाँ पे आपको टाउ की वैल्यू कितनी दिख रही है, t+6, ये t+6 उठा के यहाँ पे पुट कर दो। तो जब आप ये सारी वैल्यूज उठा के यहाँ पे पुट करोगे तो देखो ये मल्टीप्लिकेशन आपको मिलेगा क्या इवेंचुअली, तो x ऑफ टाउ h ऑफ t माइनस टाउ जो आपको मिलेगा इवेंचुअली वो मिल रहा होगा e टू द पावर माइनस टी डेल ऑफ टाउ माइनस टी, e टू द पावर माइनस टी, देखिए -3 डेल ऑफ टाउ माइनस t+3 प्लस e टू द पावर माइनस टी -6 डेल ऑफ टाउ माइनस t+6। ज़रा चेक करिए और बताइए, ऑब्वियसली इन्फिनिटी तक जाता जाएगा, हम भी इसको इन्फिनिटी तक ले जाते हैं, ठीक। तो जल्दी बताते रहो और कमेंट सेक्शन में आप लोग कंफर्म भी करते रहो कि आपको समझ में भी आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है। तो जस्ट मैंने यहाँ पे क्या किया, ये प्रॉपर तरीका लिखने के बाद यहाँ से ब्रेक पॉइंट निकाला, क्योंकि वेरिएबल टाउ है तो टाउ इक्वल टू टी मिला, टी को मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। वैसे यहाँ पे टाउ इक्वल टू t+3 लिखा, वो आपने यहाँ पे पुट कर दिया। वैसे यहाँ पे टाउ इक्वल टू t+6 लिखा, वो आपने पुट कर दिया। अगर आप चाहते तो डायरेक्टली वो चीज़ कर सकते थे, ये टी उठा के डायरेक्टली पावर माइनस टी में डालते, ये t+3 उठा के डायरेक्टली इसमें डालते, बट साथ में आपको ये इम्पल्सेस को भी साथ में लेके चलना चाहिए था, क्योंकि इम्पल्सेस का जब आप मल्टीप्लिकेशन करते हो तो इम्पल्स वैनिश नहीं होती, सिर्फ अपने ब्रेक पॉइंट पे एक्स ऑफ टी को या जो भी सिग्नल मल्टीप्लाई होता है उसको मॉडिफाई कर देती है, ठीक। यस, चलो अब आगे चलते हैं। अब आपको करना है इसका इंटीग्रेशन। तो अब जब देखो आप इसका टाउ के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करोगे तो कौन कौन से टर्म्स आपको कांस्टेंट दिख रहे हैं जो इमीडिएटली इस इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएंगे। तो देखो यहाँ पे टाउ के रिस्पेक्ट में अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो ये तो टी का फंक्शन, ये भी टी का फंक्शन, ये भी टी का फंक्शन, ये सारे के सारे आ जाएंगे बाहर, e टू द पावर माइनस टी -3, e टू द पावर माइनस टी -6 अप टू इन्फिनिटी। इंटीग्रेशन आपका रहेगा टाउ के रिस्पेक्ट में -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डेल ऑफ टाउ माइनस टी डेल ऑफ टाउ माइनस t+3 अप टू इन्फिनिटी डी टाउ। आपको पता है कि ये सारी के सारी इम्पल्सेस, अगर हमने टाउ की रेंज -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी कंसिडर कर रखी है तो सारी के सारे इम्पल्सेस में इंक्लूड हो जाएंगे, और अगर सारी के सारी इम्पल्सेस में इंक्लूड हो गई तो हर एक इम्पल्स का एरिया आपको यहाँ पे कितना मिलता चला जाएगा, उसको आप चेक करिए और बताइए। तो अगर आप नोटिस करेंगे, इनफैक्ट अगर आप नोटिस करें तो ये पूरा एक साथ कॉमन तो नहीं आएगा, मैं थोड़ा सा इसको करेक्ट करके लिख देता हूँ, दिस इज़ नॉट करेक्टली रिटन, ऐसा कुछ समझ लो, ये ऐसा कुछ। ठीक है, तो दो ही एक्सप्रेशंस में आप समझ जाओगे, e टू द पावर माइनस टी -3 डेल ऑफ टाउ माइनस t+3 डी टाउ एंड सो ऑन। तो देखो आप सभी लोगों को यहाँ से समझ आ रहा होगा कि यहाँ से e पावर माइनस टी तो कॉमन ले लेंगे और अंदर बचेगा डेल ऑफ टी माइनस टाउ। तो डेल ऑफ टाउ माइनस टी का अगर -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एरिया कैलकुलेट करो तो यही वाली इम्पल्स है ना, तो अगर आप इसका -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एरिया कैलकुलेट करोगे तो ये आंसर मिलेगा 1 प्लस e पावर माइनस टी -3 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस e पावर माइनस टी -6 मल्टीप्लाइड बाई 1, और ये पूरा इन्फिनिटी तक ये चेन चलती चली जाएगी। यहाँ से अगर आप देखो तो e पावर माइनस टी सभी को दिख रहा होगा कॉमन, अंदर आपको मिल रहा होगा 1 प्लस e पावर -3 प्लस e पावर -6 अप टू इन्फिनिटी। ये देखो आपको एक जीपी बनती हुई दिखनी चाहिए, जिसका समेशन आपको मिलना चाहिए 1 माइनस e टू द पावर -3। चेक कर लो, क्योंकि e पावर -3 भी अगर मैग्नीट्यूड लोगे तो कॉमन रेशियो आपको 1 से कम मिलेगा, तो सीधे आप जीपी यहाँ पे लगा सकते हो। तो अल्टीमेटली जो आपका आंसर आया, ये जो आंसर आया, दिस आंसर इज कमिंग आउट टू बी e पावर -t अपॉन 1 माइनस e टू द पावर -3। और इसका मतलब यहाँ पे जो a की वैल्यू पूछ रहा था वो वैल्यू कितनी मिलनी चाहिए, 1 अपॉन 1 माइनस e टू द पावर -3। यही वैल्यू हमेशा मिलेगी क्या, नहीं, दिस वैल्यू इज ऑब्टेन्ड ओनली व्हेन वी आर कंसिडरिंग t बिटवीन 0 to 3। देखो इसको, फिर हम लोग इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और अलग तरीके से थोड़ा सा एक बार दोबारा मैं आपको समझाता हूँ, तो आपके सोचने का नज़रिया थोड़ा सा चेंज होगा
और वहाँ से भी आप इस क्वेश्चन को समझ सकते थे। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, फिर इस क्वेश्चन का हम लोग नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं। फाइन, सभी को समझ में आ गया, आंसर सभी लोगों ने निकाल लिया। फिर से मैं समझा देता हूँ। ये क्वेश्चन में दे रखा था e⁻⁻t ut और एक सिग्नल यहाँ पे आपको दे रखा था। इन दोनों को किया था इसने कन्वॉल्व। तो जब भी आप इन दोनों को कन्वॉल्व करोगे तो कन्वॉल्व करने का तरीका क्या होता है, मैंने एक सिग्नल को मान लिया x, दूसरे सिग्नल को मान लिया h। जब भी आपने एक सिग्नल को x माना, दूसरे को h माना, तो मैंने आपको कॉन्वोल्यूशन का तरीका बताया। आपने लिखा x h इतना लिखने के बाद हमने क्या किया, जो x था उसको अलग से प्लॉट किया और h को प्लॉट काफ़ी आसानी से कर लिया। यहाँ पे सबसे जो इंपॉर्टेंट की फैक्टर था, जो ये वाला डेटा दे रखा था, इसकी वजह से h बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। फिर जब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया नेक्स्ट स्टेप पे, तो मल्टीप्लिकेशन करते ही आपको पता चला कि इस बार आपको मल्टीप्लिकेशन खुद एक इम्पल्स ट्रेन मिल रही है जिसकी हाइट कम होती जा रही एज e⁻ इज चेंजिंग। तो जैसे जैसे e⁻ चेंज होता जाएगा, इसकी हाइट आपकी चेंज होती जाएगी। तो हमने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी लगाई और एक फाइनल सिग्नल ऐसा बना दिया। अब बस इंटीग्रेशन करना बचा था। आप इंटीग्रेशन करते सारे के सारे del 1 हो जाते, e⁻t कॉमन आ जाता और साथ में बन जाती है एक जीपी इनफाइनाइट। इनफाइनाइट जीपी का आप सम कैलकुलेट करते, अगली लाइन में आपका आंसर आ जाता। समझ आ गया? करेक्ट, फाइन। कितने लोगों को ये पॉइंट समझ में आ गया? चेक करिए और बताइए। कुछ लोग कह रहे हैं कि सैम्पलिंग हो जाना चाहिए। सैम्पलिंग में कॉन्वोल्यूशन नहीं होता है। सैम्पलिंग में आप अपने टाइम डोमेन सिग्नल को इम्पल्स ट्रेन से मल्टीप्लाई करते हो, फ्रीक्वेंसी डोमेन में जाके कन्वॉल्व होता है। करेक्ट, ओके। क्या सिग्नल को मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा? ये मल्टीप्लाई कर लोगे, वो मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, कर लो इसको मल्टीप्लाई। बट जब मल्टीप्लाई करोगे तो 0 से 3 के बीच में सिग्नल का आंसर कैसे कैलकुलेट करोगे? जब भी आप सिग्नल को 0 से 3 के बीच में कंपेयर करोगे तो 0 से 3 के बीच में बहुत सारे सिग्नल्स आ जाएंगे। आप इस बात को नहीं समझ रहे हो। देखो मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ। देखिए मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। जो लोग डायरेक्टली टाइम डोमेन में करना चाह रहे हैं, तो आप बोल रहे होगे कि टाइम डोमेन में करने के लिए, समझना मेरी बात को, पहले तो ये बताओ ये मेथड कितने लोगों को समझ में आ गया, फिर मैं आपका डाउट भी क्लियर कर देता हूँ, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दैट वुड बी पॉसिबली द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे। ये समझ आया ना? अब देखो कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर टाइम डोमेन में इसका डायरेक्ट कॉन्वोल्यूशन क्यों आप नहीं कर देते। मैं समझा रहा हूँ। देखो e⁻t ut कॉन्वोल्यूशन विद, ये -∞ से इन्फिनिटी की लिमिट दे रखी है ना, समझिएगा इस सारी की सारी बातों को। del ऑफ ऐसा कुछ होगा ना, -∞ से इन्फिनिट, इसको करते हैं मल्टीप्लाई। तो जो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे इसमें, सॉरी कन्वॉल्व करोगे, तो आपको मिलेगा e⁻t+3 u ऑफ t+3 प्लस e⁻t, कॉन्वोल्यूशन आई होप सबको आता है, प्लस e⁻t-3 u ऑफ t-3 अप टू इन्फिनिटी। अब अगर मुझे सिग्नल को 0 से 3 के बीच में सिर्फ लिमिट करना होगा, तो देखो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्नल्स आएंगे। मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो, एक तो ये हो गया है ना, इसके आगे का कोई कंट्रीब्यूशन आएगा नहीं क्योंकि ये लोग तो 3 से स्टार्ट ही होंगे। बट इसके पहले वाले जितने सिग्नल्स आएंगे सब 0 से 3 में आके आपके ऐड होंगे। समझ रहे हो? तो 0 से 3 के बीच में जो सिग्नल्स तुम ऐड करोगे ना, उसमें ये सारे के सारे सिग्नल्स आपके आके ऐड होंगे। तो अगर मैं t को 0 से 3 के बीच में सिर्फ कंसिडर करता, तो आपको ये सारे के सारे सिग्नल्स का ये वाला काउंटर पार्ट निकालना पड़ता। समझ रहे हो? जितने भी लोग बोल रहे हैं टाइम डोमेन में डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दें तो प्रॉब्लम क्या होगा, उससे प्रॉब्लम ये होगी, ये जो पीछे वाली पूरी की पूरी सीरीज चलती हुई आ रही है ना, इसके पहले वाली e⁻t+6 u ऑफ t-6, वो स्टार्ट तो आपका कहाँ से होगा, -3 से, बट जाएगा तो इन्फिनिटी तक ना। तो मतलब 0 से 3 के बीच में वो भी कुछ कंट्रीब्यूट करेगा। ऐसे ही -6 वाला, ऐसे ही -9 वाला, ऐसे ही -12 वाला। तो सारे के सारे जो सिग्नल्स आपके प्रेजेंट होंगे ना, उनका 0 से 3 वाला हिस्सा निकालने में आपको थोड़ी सी मुश्किल होगी। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट? तो अगर मान लो आप पूरे के पूरे सिग्नल्स को ऐड कर भी देते हो, मान लो आप यहाँ पे लिख भी देते हो e⁻t ut
u ऑफ t प्लस 3, तो ये सेगमेंट निकालने में आपको हमेशा प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि e टू द पावर माइनस टी प्लस 3 का e टू द पावर माइनस टी प्लस 3 u ऑफ t प्लस 3 का 0 से 3 के बीच में कौन सा सेगमेंट ऐड करेंगे ये बता पाना बहुत मुश्किल है। समझ रहे हो, मतलब आपसे ये पूछा जा रहा है कि e पावर माइनस टी प्लस 3 का 0 से 3 के बीच में डेफिनेशन बताइए। ठीक है, तो ये डायरेक्ट डेफिनेशन आपके लिए बता पाना थोड़ा सा मुश्किल है। चलो इसको देखो, फिर मैं एक दूसरा पॉइंट आपको समझा देता हूँ यहाँ से, वहाँ से आप शायद इस क्वेश्चन को थोड़ा और जल्दी कर पाते या थोड़ा सा जल्दी हम लोग इस चीज़ को सोच पाते हैं। ठीक है, देखिए और समझिए इस चीज़ को। समझ आया ना कि टाइम डोमेन में अगर डायरेक्टली कन्वॉल्व करोगे तो आपको प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी, बट ये प्रॉब्लम आप कैसे दूर कर सकते हो देखिए। तो अल्टीमेटली अगर मैं अपनी टाइम वाली लिमिट को फिक्स करता तो ये चीज़ तो मैं श्योर था कि मुझे e पावर माइनस टी यू टी मिलने वाला था प्लस e पावर माइनस टी प्लस 3 u ऑफ t प्लस 3 मिलने वाला था। ध्यान से समझना मेरी बात को, e टू द पावर माइनस टी प्लस 6 u ऑफ t प्लस 6 मिलने वाला था अप टू इन्फिनिटी। यस और है ना, मतलब इसके पहले वाले सारे के सारे समेशन हमको मिल जाते अगर हम लोग 0 से t के बीच में कंसिडर करते हैं। अब मेरी बात ज़रा ध्यान से सोच समझ के बताइए कि अगर हम लोग t की वैल्यू ले लेते हैं 0 से लेके 3 के बीच में, अगर हम t की वैल्यू ले लेते हैं 0 से लेके 3 के बीच में, तो आपको क्या लगता है कि इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? तो आप बोलोगे ut तो 1 हो जाएगा, u ऑफ t प्लस 3 भी 1 हो जाएगा, u ऑफ t प्लस 6 भी 1 हो जाएगा। क्योंकि अगर आप ग्राफिकली भी सोचें, तो ग्राफिकली भी मैं आपको समझा देता हूँ। ये देखो, ये है u ऑफ t प्लस 3, ये है u ऑफ t माइनस। तो अगर हम लोग सिर्फ 0 से 3 के बीच की बात करते हैं तो ये भी 1 है विच इज़ u ऑफ t प्लस 6, ये भी 1 है विच इज़ u ऑफ t प्लस 3। समझ आया? तो देखो ये भी 1 है 0 से 3 के बीच में, ये भी 1 है आपका 0 से 3 के बीच में एंड सो ऑन। तो इसके आगे के जितने भी u ऑफ t प्लस 6 होंगे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे 1। यहाँ से भी आप देख रहोगे कि अगर e पावर माइनस टी को आप कॉमन लेते तो फिर से वही एक्सप्रेशन आपको मिलता अप टू इन्फिनिटी। यहाँ से भी आपको सेम ही आंसर मिल रहा है 1/1 माइनस e टू द पावर माइनस 3। तो ये दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के, बट दोनों में ऑब्वियसली कुछ छोटी छोटी गलतियां हमसे हो सकती थी, वो गलतियां मैंने आपको करने के लिए मना किया। जैसे कि इस केस में कि अगर आप पूरा कैलकुलेशन करने जाते तो ज़्यादातर लोग इसमें गलती क्या करते कि सिर्फ इसी को पिक्चर में ले लेते और यहीं से आंसर बता देते। तो काफ़ी सारे लोग आंसर बता भी रहते कि e पावर माइनस टी यू टी का डायरेक्टली कन्वोल्यूशन कर देंगे 0 से 3 के बीच में, तो जो कॉन्वोल्यूशन का रिजल्ट आएगा उसकी वजह से आंसर वहाँ से 1 निकाल के बता रहे थे। तो होपफुली सभी लोग समझ रहे हैं कि इसमें आप गड़बड़ क्या कर रहे थे। अगर आप डायरेक्ट कॉन्वोल्यूशन कर देते, तो डायरेक्ट कॉन्वोल्यूशन अगर करो भी तो आपको ये समझ आना चाहिए कि इसके आगे की जो सीरीज़ है वो सारे के सारे डिस्कार्ड हो जाएंगे, बट इसके पहले वाले जितने भी सिग्नल्स हैं वो सारे के सारे सिग्नल्स को आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। फाइन, सो हाउ मेनी ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस पॉइंट? पहला वाला मेथड तो सबको समझ आ गया था। सेकेंड वाले मेथड में अगर आप डायरेक्ट कॉन्वोल्यूशन करना चाहते हो तो डायरेक्ट कॉन्वोल्यूशन में ये मत कर देना कि आपने सिर्फ डेल टी किया, डेल ऑफ टी माइनस 3 किया और सिर्फ इस सिग्नल को पिक्चर में ले लिया। आप जितने भी नेगेटिव वाले सिग्नल्स है, डेल ऑफ टी प्लस 3, डेल ऑफ टी प्लस 6, डेल ऑफ टी प्लस 9, वो सारे के सारे सिग्नल्स को भी आपको पिक्चर में लाना पड़ेगा। तो अगर वो सारे सिग्नल्स पिक्चर में आएंगे तो आपको ये भी समझ आना चाहिए कि हर एक सिग्नल इसमें 0 से 3 के बीच में कॉन्ट्रीब्यूट करेगा। अगर हम डायरेक्ट 0 से 3 के बीच में कंट्रीब्यूट कराने लगेंगे तो हमें कैलकुलेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। तो मैंने क्या किया, पहले सारे के सारे सिग्नल को लिखा और उसके बाद आपको ये प्रूफ करके दिखाया कि अगर हम लोग t को ले लें 0 से 3 के बीच में तो जितने ये u t, u ऑफ t प्लस 3, u ऑफ t प्लस 6 आ रहे थे ये सारे के सारे 1 में कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे थे। एक बार इनकी वैल्यूज हमने 1 रखी, फिर उसके बाद एक सिंपल सी जीपी बन गई, उस जीपी को सॉल्व किया, आंसर हमारा ऑलमोस्ट सेम आ रहा है। करेक्ट? चलिए, सो आई थिंक ये सारे के सारे पॉइंट्स आप सभी लोगों को समझ में आए। पहला वाला पॉइंट जो एग्जैक्ट कॉन्वोल्यूशन का तरीका था, सेकंड वाला पॉइंट जो अभी मैंने बताया जिसमें कि आपने टाइम डोमेन में डायरेक्ट कॉन्वोल्यूशन करके इस आंसर को कैलकुलेट कर लिया। तो कमेंट सेक्शन में एक बार कंफर्म करो हाउ मेनी ऑफ यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट, फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट कंक्लूजन पे। करेक्ट? आ गया ना? चलो, फ्रीक्वेंसी डोमेन में मल्टीप्लाई करोगे बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा क्योंकि इम्पल्स ट्रेन का फूरियर ट्रांसफॉर्म तुम्हारा काफ़ी कॉम्प्लेक्स आएगा और e टू द पावर माइनस 80 ut का ट्रांसफॉर्म भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स आएगा। तो जब तुम फ्रीक्वेंसी डोमेन में इनको मल्टीप्लाई करोगे वापस से इन्वर्स निकालना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो इन्वर्स निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर फ्रीक्वेंसी डोमेन में मल्टीप्लाई करोगे तो।
फाइन. सो आई होप एवरीवन इज गेटिंग दिस पॉइंट. तो जो लोग 1 आंसर बता रहे थे उनको भी समझ आना चाहिए था कि उनसे गड़बड़ क्या हो रही है. 1 आंसर आप इसलिए बता रहे हो क्योंकि आप सिर्फ डेल टी डेल ऑफ टी माइनस 3 डेल ऑफ टी माइनस 6 को पिक्चर में ले रहे हो. अगर आप डेल ऑफ टी प्लस 3 डेल ऑफ टी प्लस 6 को पिक्चर में नहीं लोगे तो भी आपका आंसर गलत है, क्योंकि इसके पहले के जितने भी डेल आपके आएंगे उनकी वजह से जो एक्सपोनेंशियल्स आएंगे वो सारे के सारे 0 से 3 के बीच में कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे होंगे. ओके फाइन. तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन. ये क्वेश्चन आप एक बार फिर से ट्राई करना. और जो आप लोग बोल रहे हो, कोई बोल रहा है इसमें फ्रीक्वेंसी डोमेन में जाके देख सकते हो, आप जाके देखना फ्रीक्वेंसी डोमेन में. पहली चीज़ तो इसका फ्रीक्वेंसी डोमेन निकालने के लिए आपको इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म पता होना चाहिए, जो सैम्पलिंग में सभी लोग पढ़ते हैं. 2 पाई सी एन डेल ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा एन, वहाँ से आप निकाल लोगे इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म. इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालोगे, दोनों का फोरियर ट्रांसफॉर्म आ जाएगा. दोनों से तुम इसका इन्वर्स भी कैलकुलेट कर लोगे. बट जब तुम इसका इन्वर्स कैलकुलेट करोगे तो तुम्हें जो आउटपुट पूछा गया वो सिर्फ और सिर्फ कौन सी विंडो में पूछा गया, 0 से 3 की विंडो में पूछा गया. तो इन्वर्स निकालना आपके लिए चैलेंज होगा. सेकंड चैलेंज जो आपके सामने आएगा उसमें से आउटपुट में से 0 से 3 के बीच वाले सिग्नल को एक्सट्रैक्ट करना. ठीक है. It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. where you put your knowledge to test. and battle it out with a test. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for gate till date, with the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. Unacademy Combat. Register now.